हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। दिस इज शाहनवाज। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के टाइम में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग, है ना। यानी कि ये बच्चों ये ऐसी एनर्जी है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जा रही है। ठीक है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट। तो इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं डायरेक्टली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और ये कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, यानी कि किसी और एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी असल में क्या है, ये आपको पता चल रहा है कि एक एनर्जी है और किसी दूसरी एनर्जी से कन्वर्ट की गई एनर्जी है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है। ठीक, आपने देखा होगा जनरेटर, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है ना। उसमें डालते हैं ना, मट्टी का तेल डालते हैं, जनरेटर को घुमाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चीज घूमती है और आप देखते हैं कि हाँ लाइट आ गई। ओके, और आजकल अच्छे वाले और स्टैंडर्ड जनरेटर भी आ रहे हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ बटन दबाना पड़ता है, हमको स्विच ऑन करना पड़ता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है ना। तो एक्चुअली उसमें क्या है, कन्वर्जन होता है। ठीक, जैसे कि कोई केमिकल आपने डाला, जैसे कैरोसिन ऑयल डीजल वगैरह आप डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, हीट करता है जाकर के, तो वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो ये असल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी बच्चों टू टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी इज द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि किसी भी एनर्जी को जो है कन्वर्ट करा जा सकता है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सही है ना। और ये जो एनर्जी है बच्चों बहुत कमाल की एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बिना बच्चों अगर हम अपनी लाइफ अज्यूम करें, तो अगर हम अपना पिछले टाइम की अगर बात करें, सही है ना, जो शायद आपने नहीं देखा हो, आप नई जनरेशन है, बट हम जैसी जनरेशन ने वो टाइम देखा है। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोग ऐसे ना तरसते थे कि कभी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी ना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, यार लाइट आ गई यार, है ना। और लाइट का क्या यूज करते थे, ठीक है ना, सीधे टीवी वीसीआर एवरीथिंग फैन वैन सब चला डालते थे उस टाइम। और वो लाइट बच्चों कितने टाइम के लिए आती थी, मुश्किल से 1 आवर 2 आवर आगे लाइट। ठीक है ना, उस दिन दिवाली और ईद हो जाती थी। ठीक है, ये वो जमाना था, मतलब जब हम घरों में क्या जलती थी ना, डिबिया जलती थी, कैरोसिन ऑयल यूज करा जाता था बच्चों, तमाम धुआं निकलता था, वो लाइट का साधन था। ओके, लैंप यूज करे जाते थे। ठीक, अभी हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है हमारे यहाँ। ठीक है ना, हमारे यहाँ भी बढ़ गई है ये कहना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी कंट्रीज में जो मतलब डेवलप्ड हैं उनके यहाँ तो सदियों से है, बट हमारे यहाँ बहुत टाइम में इसका मतलब यूज हो पाया, या कह सकते हैं कि हम लोगों को मिल पाई है। ठीक है, हमें ये सौभाग्य मिला कि हमें लाइट मिल रही है। और पहले के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, बच्चे लैंप्स में और बहुत सारे ऐसी चीजों में पढ़ करके पढ़ाई करा करते थे। ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट होती थी बच्चों अपने हाथ से पंखा करना और पढ़ना। ठीक, अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है यार। ठीक है ना, तो आपको एनर्जी अवेलेबल है, समझ में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब एनर्जी, और वो एनर्जी आपको अवेलेबल है। वो एनर्जी आपके फैन को चला रही है, वो एनर्जी आपकी ट्यूबलाइट को ग्लो कर रही है। ठीक है ना, आपको सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी अगर हटा दो और अपनी आप लाइफ देखो तो समझ में आ रही है ना, 1-2 दिन सर्वाइव करना भी बहुत हार्ड पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट यूजफुल एनर्जी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। समझ में आ रही है बात। और इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों 2 टाइप्स बन जाते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। असल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी तो है ही बच्चों, बट ये एनर्जी बच्चों कैसे चलती है ना, कैसे रन होती है, कैसे इसका यूज होता है, इसके पीछे भी इसका एक बैकग्राउंड है।
ठीक है, सही है। और इसके बैकग्राउंड में एक चीज छुपी हुई है बच्चों, ठीक है ना, कि भाई असल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। आप ये तो समझ रहे हैं कि हाँ एनर्जी तो है ही, कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो एनर्जी आप जिस इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। बट इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स ना, एक होती है बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी है। एक होती है बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये कैसी इलेक्ट्रिसिटी है यार, स्टैटिक है ना। और दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट का नाम लेती तो आपके दिमाग में आता है भाई करंट दौड़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, बस यही इलेक्ट्रिसिटी है ना। और जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम आता है वो तो सोचते हूँ यार ये क्या है ना। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों देखो चाहे इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक हो या करंट हो, दोनों के पीछे एक बेसिक चीज छुपी हुई है जिसको बोलते हैं हम चार्ज, है ना। तो चार्ज इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट हो। तो असल में स्टैटिक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी चीज स्टैटिक है तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज रेस्ट में, वेरी सिंपल है ना। तो बच्चों ये चार्ज नाम की चीज अगर रेस्ट में होती है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर ये चार्ज बच्चों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फेनोमेना आपको देता है। समझ में आ रही है। रुका हुआ चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला फेनोमेना प्रोड्यूस करता है, और चलता हुआ चार्ज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां आप लिख सकते हैं चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ है बच्चों मौज में है ना, एट रेस्ट, ओके। भाई रुका हुआ चार्ज भी फेनोमेना शो कर रहे हैं, हम रुक जाएं तो कुछ शो नहीं करते यार, लोग बोलते हैं कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। बट ये चार्ज नाम की चीज रुकी हुई है बच्चों, तब भी फेनोमेना शो कर रही है यार, ओके। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्ज इन मोशन, ठीक है ना, चार्ज इन मोशन, वाह। तो भाई ये जो चार्ज है ये कमाल है, चार्ज इन मोशन, ठीक है ना। ये चार्ज का ही कमाल है बच्चों, पंखा घूम रहा है, लाइट जल रही है, हमारा ये कैमरा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, सबके पीछे चार्ज है बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही है। फिर आप बोलेंगे सर ये एनर्जी क्या है ना। तो एनर्जी चाहिए बच्चों चार्ज को चलाने के लिए, समझ में आ रही है ना। वो जो हम डैम्स वगैरह बनाए ना हमने, ये तगड़े तगड़े, वो किस लिए बनाए, वो इसलिए बनाए जिससे कि चार्ज को मूव करा सके, और वो चार्ज मूव होकर के कहाँ सके, आपके घर आ सके, और आपके घर में चार्ज घूम सके। जब ये चार्ज घूमेगा बच्चों, चार्ज चलेगा, तो आपको देखो क्या देगा, लाइट, है ना। लाइट मतलब समझ रहे हैं, आपकी ट्यूबलाइट जला देगा बच्चों, टीवी रन कराएगा आपका, बढ़िया चैनल चलाओ मस्त, है ना, एवरीथिंग यार, है ना, फ्रिज वगैरह सब चलेगा। क्या भाई हमने डैम में इतना खर्चा करा है, क्यों करा है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, वो आपके घर में आ रही है ना। तो आपके घर में चल क्या रहा है, वायर के थ्रू, भैया चार्ज चल रहा है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये चार्ज आपने क्या चीज बोल दी, है ना, ये चार्ज क्या होता है सर। देखो बच्चों कोई घबराने वाली बात नहीं है, दुनिया में दो ही चीजें हमारे पास सिर्फ, मैटर और एनर्जी, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, मैटर और एनर्जी, और नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो समझ में आ रही है। तो मैटर में ही छुपा हुआ है बच्चों चार्ज, समझ में आ रही है कि नहीं, मैटर के अंदर है चार्ज। आपने पढ़ा ना एटम, सभी जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस एटम से मिलकर बना हुआ है, एटम के बिना तो सब्सटेंस का अस्तित्व ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, समझ में आ रही है ना। एटम ना हो तो कुछ ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। ये साइंटिस्टों ने थ्योरी दे दी है, सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, वही कुछ भी चीज है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। अगर वो अपने में वेट रखती है, स्पेस घेरती है, तो वो, ठीक है ना, वो एटम से मिलकर के बनी हुई होगी 100%, राइट। तो बच्चों आपने ना पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, कि एटम, है ना, एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, और एक न्यूट्रॉन भी होता है। तो बच्चों देखो न्यूट्रॉन तो छोड़ दो भी आप, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है, इन दोनों के पास ऊपर वाले ने एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसी पावर दी है ऊपर वाले ने, ठीक है ना, जिसको हम चार्ज कहते हैं। ओके, इतना समझ लो आप मास तो जानते हैं ना, तो मास तो बच्चों है, न्यूट्रॉन के पास भी है, ठीक है ना, मास तो न्यूट्रॉन के पास भी है बच्चों, बट बच्चों न्यूट्रॉन में ना चार्ज वाली प्रॉपर्टी नहीं है यार, जो चार्ज होता है। तो मतलब बेसिकली असल में क्या है ना,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक ऐसी पावर, ऐसी शक्ति, या उनको कह सकते हैं ना कि ऊपर वाले ने ऐसा गुण दिया है उस पार्टिकल को जिसको हम चार्ज कहते हैं बच्चों। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऐसा गुण, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक ऐसा गुण है बच्चों जिसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, और वो चार्ज क्या करता है बच्चों, अगर आप उस चार्ज को अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर के जाओगे तो उसको अट्रैक्ट भी करेगा, और सेम चार्ज के पास लेकर के जाओगे तो उसको रिपल भी करेगा, और अपोजिट चार्ज के पास लेकर के जाओगे तो बच्चों उसको अट्रैक्ट भी करेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि चार्ज में भी ना दो क्वालिटी दी है ऊपर वाले ने, ठीक है ना। ऊपर वाले ने दी है, या समझ लो कि हमने उनको बोल दिया है, हमें बोलना ही पड़ता है, हमें जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर दो चार्ज बॉडी आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाती हैं यार, तो न्यूट्रल कब होंगी कि जब एक प्लस और एक माइनस आएगा तभी तो कैंसिल हो सकती है। तो इसके बेस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला यार चार्ज एक टाइप का नहीं हो सकता भाई, पहले सब एक टाइप का माने पड़े थे, ने बोला नहीं भाई चार्ज दो टाइप का यार, वरना बॉडी न्यूट्रल नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज निगेटिव। तो उन्होंने बोला भाई चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के पास भी है यार, चार्ज भाई प्रोटॉन के पास भी है, अब कैसे सोल्यूशन करें। तो उन्होंने बोला भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको बोलो निगेटिव, और प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको बोलो पॉजिटिव। अब बोला भाई कि ये कितनी क्वांटिटी हो सकती है चार्ज की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। तो बात हुई कि देखो एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, एटम मिलके बना हुआ है किनसे, एटम के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई रिसर्च में देखा गया न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, और एटम न्यूट्रल है, और किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बेस पे बोला गया कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है ना। बस हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव बोल दिया और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोल दिया। इस चार्ज की अपनी कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, है कि नहीं। जब ये चार्ज रुका हुआ होता है बच्चों तो कुछ फेनोमेना शो करता है, कुछ फेनोमेना शो करता है बच्चों, कुछ फेनोमेना शो करता है जब ये चार्ज रुका हुआ होता है, तो है ना उन फेनोमेना को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, है ना। और वो फेनोमेना कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो देखो क्लास 10 के अंदर उनको उस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेना को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कि रुका हुआ चार्ज बच्चों एक फील्ड क्रिएट करता है अपने सराउंड, जिससे कि वो किसी दूसरे चार्ज पे या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा सके, है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है रुका हुआ चार्ज, रेस्ट चार्ज एक फील्ड बनाता है जिसको बोलते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और रुका हुआ चार्ज ही बच्चों एक फेनोमेना और शो करता है जिसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया जाएगा, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। फिर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया जाएगा, है ना, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच अलग अलग पोटेंशियल हो सकते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना होगा, फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझना होगा। फिर उसके बाद बच्चों हम सीधे जंप करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों के ना, करंट यार जब चार्ज मूव करेगा ना किसी कंडक्टर के थ्रू, तो बच्चों आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स असल में क्या होते हैं, कोई भी कंडक्टर है, ठीक, अभी हम उस पर आएंगे। तो जब कंडक्टर के अंदर चार्ज बच्चों मूव करेगा तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप वो बन जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हम ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको बच्चों मैं ऐसे आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, है ना, आप ऐसे समझेंगे उसको, इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों के चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, देखो यार ये बेसिक प्रॉपर्टी है और 10th लेवल पे ना इनको इन डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि हाँ बातें क्लियर हो जाए। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार डेफिनेशन बनानी पड़ेगी आपको चार्ज की ही, कि चार्ज क्या है, ओके। तो आपको एक बात और बता दूं यार मैं, ठीक है ना, साथ साथ कि रुका हुआ चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई पर ये चार्ज कमाल का है, अगर चार्ज चलने लगे बच्चों, जो बोल रहा हूँ यार इंपॉर्टेंट है, अगर चार्ज चलने लगे तो एक फील्ड और क्रिएट करता है अपने साथ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक फील्ड और क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वाह, रुकेगा तो कमाल, चलेगा तो कमाल यार, है ना, और तेजी से चलेगा और रुकेगा तो और भी कमाल करेगा। ये पता है क्या होता है, जब चार्ज एट रेस्ट है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं अभी मैं, ठीक है, जब चार्ज एट रेस्ट है, एट रेस्ट, तो भैया एक फील्ड मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड बना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे, राइट। इन मोशन तो बच्चों क्या बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और बनाएगा बच्चों क्या, मैग्नेटिक फील्ड,
क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यार। ओके, चलिए एक फील्ड और अपने साथ ले लेता है। जब चार्ज मोशन में आते हैं तो एक चीज और जुड़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। इन मोशन विद एक्सेलरेशन, इन मोशन विद एक्सेलरेशन, विद एक्सेलरेशन बच्चों, अगर इसमें एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब इसकी कांस्टेंट नहीं है स्पीड अप, ठीक है ना, इसकी स्पीड घट बढ़ रही है। तो बच्चों एक चीज और ऐड कर लेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया प्लस मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों, और फिर एक चीज और क्रिएट करता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों समझ में आ रही है ना। तो हम क्या, अब हमारे पास एक चीज, नई चीज आ गई है चार्ज, जब हम उसको डिफाइन करना है तो यार हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हम उसकी प्रॉपर्टी से उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है, हम बोलेंगे चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और बोल सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि ये चार्ज जो प्रॉपर्टी है ना, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसको खत्म नहीं करा जा सकता है। और ये क्यों है, इसका रीजन भी नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, इंट्रिंसिक है। जैसे मास, मास क्यों है ना, नहीं बता सकते आप, ठीक। तो चार्ज क्या है ना, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है समझो, और वो तो यार फंडामेंटल है, तो ना फंडामेंटल हुआ ये। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दैट सिंपल डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने चार्ज की डेफिनेशन बोल दिया है यार, आपको लिख लेना है, ठीक है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्टकट लग रहा है क्या, शॉर्टकट नहीं है बट ओके। चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देखो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट समझा दूंगा सब कुछ। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और एक एक लाइन में आपको बात समझ में आ जाएगी यार, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या ना, वेरी सिंपल समझना है आपको। इसका मतलब यह है कि सपोज दैट आपके पास एक बॉडी है और उसको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चार्ज दे रखा है, 3 कूलम प्लस 5 प्लस 6 कूलम, ठीक है ना, प्लस 8 कूलम या माइनस 10 कूलम, ठीक है, एडिटिव इन नेचर। अब ये कूलम क्या आ गया है ना, तो घबराना नहीं बच्चों। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, ठीक है, तो उसकी अपनी एक यूनिट होती है। तो चार्ज को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है जिसको बोलते हैं हम कूलम, ठीक है ना। कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। चलिए अब यहाँ आगे तो मैंने इसको बता दिया था, ठीक। चलिए अब देखो एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि चार्ज को ना आप डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अलजेब्रिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब किसी भी चीज का सम और सब्सट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिकली, तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कितना है, तो यहाँ अगर टोटल चार्ज निकाला जाए, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो बच्चों कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे देखो अलग अलग लोकेशन में चार्ज है, हम -10 कूलम, इधर 2 कूलम, 3 कूलम, 8 कूलम और 6 कूलम। तो देखो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम, 3 कूलम और माइनस का 10 कूलम। तो ये क्या कर रहे हैं हम, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो चार्ज कैन सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट, इट इज नॉन एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, वेरी सिंपल। ओके, किसी भी बॉडी पर अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है और बॉडी अलग अलग तरीके से चार्ज हुई भी है, मतलब कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं थोड़ा है, कहीं ज्यादा है, तो आप उनको सीधे सीधे आप उनको क्या ना सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट करके नेट चार्ज या टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, दैट सिंपल, जिसको हम बोलते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। उसके बाद आता है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का सीधे सीधे मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज अगर क्वांटाइज है इसका मतलब यह है कि उसकी सबसे छोटी जो अमाउंट है वो फिक्स है, उससे छोटी अमाउंट आपको नहीं मिल सकती। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक है ना, दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन। और बच्चों सबसे छोटा चार्ज असल में इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है वही सबसे छोटा चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है इन फ्री स्टेट, ठीक है ना।
इन फ्री स्टेट इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज होती है, अगर कोई भी बॉडी चार्ज होती है बच्चों, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही कोई ना कोई इंटीजर मल्टीपल होगा। समझ में आ रही है? इंटीजर मल्टीपल मतलब है एक कंप्लीट नंबर, मतलब जो फ्रैक्शन में ना हो। समझ में आ रही है? तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन एन बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो प्लस माइनस एनी होता है, प्लस माइनस एनी चार्ज आता है बच्चों, ठीक। वेयर एन क्या है बच्चों? इंटीजर है। वेयर एन इज अ इंटीजर, वो क्या होगा बच्चों आपका 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे डैट 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 शॉन, ठीक। और ई क्या है बच्चों? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्लस माइनस क्यों लगाया है आगे? प्लस माइनस लगाने का रीजन ये है बच्चों, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस बॉडी पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर जो चार्ज है बच्चों वो निगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम बोल चुके हैं पहले ही, आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज को नाम दिया गया वो निगेटिव चार्ज दिया गया, ठीक। अब जब किसी बॉडी ने ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों इक्वल है। बट जब बच्चों वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को मतलब ट्रांसफर कर देती है, सपोज दैट कि एक बॉडी ए ने एक बॉडी बी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, सपोज दैट इट इज ए बॉडी एंड ये बी बॉडी, इस बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए बच्चों? बी को दे दिए, है ना। ए बॉडी ने बी बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे क्या हो गया बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, बोलो, या कह सकते हैं कि एक्सिस में हो गए। और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई, 5 इलेक्ट्रॉन लेस हो गए इसमें, है कि नहीं है? वेरी सिंपल। अगर और पहले क्या था कि ए बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, बी में भी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो पहले दोनों बॉडी न्यूट्रल थी। बाद में क्या हुआ? ए ने बी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक। तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, है ना। तो इस पे 5 प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना बच्चों, और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। हमें पता है प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए ये बॉडी बच्चों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है ना बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतने ही ज्यादा प्रोटॉन हो जाएंगे। मतलब प्रोटॉन तो अपनी जगह पर फिक्स हैं, बट जब इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स वेरी सिंपल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? आई थिंक समझ में आ रही होगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज होगी बच्चों, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, और चार्ज बच्चों क्वांटाइज भी है, एडिटिव भी है, और चार्ज में एक प्रॉपर्टी और होती है जो कि मास में भी होती है। क्या? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट destroyed, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे बच्चों चार्ज भी कंजर्व होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है ना, कि आप किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। the net or total charge on an isolated system is always conserved. What is the meaning of it? Isolated भी समझना होगा और सिस्टम भी समझना होगा, ठीक है ना। सिस्टम मतलब मान लो कोई एक बॉडी है या 2 बॉडी है ना। सिस्टम हमने उनको बोल दिया भाई इट इज अ सिस्टम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? Charge can neither be created or nor destroyed on an isolated system, ठीक है। Charge can neither be created, charge can neither be created nor be destroyed on an isolated system, isolated
सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम तो बच्चों हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है ना, और उस कंटेनर के अंदर ये दो बड़ी बड़ी बोल ऐसे करके ए और बी। ठीक, अगर मैं बोलूं कि इनिशियली द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज 0, ठीक है, और अगर मैं इस सिस्टम को आइसोलेटेड बोलूं, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चों कि इसका किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, इस पूरे सिस्टम का किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, ए और बी का किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, आपस में जो करना है कर सकते। ठीक है ना, बिकॉज ये सिस्टम है ए और बी, राइट भाई, बाहर से कोई मतलब नहीं है किसी से, सब जो भी है आपस में आप ए और बी टच करें, अलग करें, कुछ भी करें। ठीक, अगर मैं ये बोलूं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब इसका किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही ए का और ना ही बी का, आपस में कर सकते। ओके, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम सपोज दैट मैंने मान लिया है। ओके, अगर बच्चों मैं ये बोलूं कि ए पर चार्ज +2 कूलम है और बी पर चार्ज -5 कूलम है ना, तो बच्चों इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना हुआ? तो टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इनिशियली कितना आ जाएगा बच्चों? Q टोटल ऑन दिस सिस्टम। ओके, तो Q टोटल ऑन दिस सिस्टम बच्चों आएगा आपका, देखो 2 कूलम ए का चार्ज और -5 कूलम बच्चों बी का चार्ज, तो आ गया -3 कूलम। ओके, और बच्चों अगर मैं आपस में इनको फिर कांटेक्ट में ले आऊं ए और बी को, ठीक है, आपस में अगर मैं इनको कांटेक्ट में लेकर के आ जाता हूं ए और बी को, है ना, सिस्टम वही है, कभी आप सोचे यहाँ बड़ा था सर यहाँ छोटा हो गया, जगह कम है इसलिए ऐसे बनाने पड़ रहा है। ठीक है, इट इज ए एंड इट इज बी, मैंने क्या करा, इनको आपस में मिलाया फिर अलग अलग कर दिया, मैंने देखा कि बच्चों इस पे -1 कूलम चार्ज है। ठीक है ना, तो बच्चों आप बी पे चार्ज बता सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा करके। ठीक है ना, क्यों? बिकॉज बच्चों टोटल चार्ज बच्चों 3 कूलम -3 कूलम ही रहने वाला है। ठीक है ना, Q टोटल बिफोर एंड Q टोटल आफ्टर बच्चों सेम रहेगा। अगर इस पे -1 कूलम आया है तो डेफिनेटली बच्चों इस पे +1 कूलम चार्ज आएगा ही आएगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी नॉट +1 कूलम, इस पे कितना चार्ज आना चाहिए बच्चों? इस पे -1 कूलम है तो इस पर -2 कूलम चार्ज आएगा बच्चों। ठीक है, कितना चार्ज आएगा? -2 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है ना, और हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं कि Q टोटल, ठीक है, देखो ये -1 कूलम हो गया, सपोज दैट इस पे चार्ज Q डैश है, तो Q टोटल आफ्टर एंड बिफोर सेम रहता है, दैट इज -3 कूलम, दैट इज -1 कूलम। तो आप Q डैश देखेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? Q डैश आ जाएगा बच्चों आपका -2 कूलम, जो कि B का चार्ज होगा, जो कि B का चार्ज होगा आफ्टर कनेक्शन, है ना, इनको जोड़ने के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि आप भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हो, और ना ही उस आइसोलेटेड सिस्टम का आप चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जो टोटल चार्ज है जो है वो का वही रहेगा। ओके, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप कुछ ऐसे जादू नहीं कर सकते उसके अंदर कि हाँ ये इस पे अगर टोटल चार्ज में -3 कूलम देख रहा हूं और आप कुछ ऐसा कर दे इस पर, है ना, आपस में आप इनको कितना ही रगड़ लें, कुछ भी कर लें, टोटल चार्ज बच्चों -3 कूलम ही रहेगा। ठीक है, जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स इस पे ना लगाएं। इस चीज को बोलते हैं बच्चों हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक फेनोमेना पढ़ते हैं और चार्ज का। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यार चलो इससे पहले यार एक चीज और पढ़ लेते हैं, अब जब सब पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है? अब हमने देखा यार कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है यार, है ना, जबकि कांटेक्ट भी नहीं है कोई। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बच्चों, हम थोड़े से ऊपर गए और वापस से खींच लेगा नीचे, है ना, फिर आ जाएंगे हम अर्थ पे। ठीक, हाँ यार रस्सी पकड़ के तो नहीं खींच रही अर्थ, ठीक, फिर क्यों आ जाते हैं हम अर्थ पे नीचे? बोलो,
है ना। तो इस तरीके के फोर्सेस को बोलते हैं बच्चों हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो हम जब एक चार्ज और दूसरे चार्ज को है ना किसी रेंज पे रख देते हैं पास पास, अगर सेम चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक, यानी कि प्लस प्लस चार्ज दूर होंगे, माइनस माइनस चार्ज भी दूर होंगे बच्चों। ठीक है, अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो बच्चों एकदम फटाक से चिपक जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट। अब यार ये कैसे पॉसिबल है कि प्लस प्लस को मतलब रिपल कर रहा है, प्लस माइनस को बच्चों अट्रैक्ट कर रहा है ना, या एक जो चार्ज बॉडी है न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट कर पा रही है, हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को समझाने के लिए बच्चों एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये कैसे किससे सिमिलरिटी रखता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि हम लोग मैग्नेट से बहुत खेले यार, है ना। ये चुंबक चिपका दी, वो चुंबक चिपका दी, ये लोहा लगा दिया, है ना, एक सर्टेन रीजन में मैग्नेट के चारों तरफ, है ना, दूर रखा तो नहीं कर रहा, जैसे पास लाया फचक, समझ में आ रही है ना। तो हमको पता चल जाता है यार कुछ तो है इतने एरिया में, कुछ तो है इतने एरिया में मैग्नेट के जहां ये मैग्नेट इस लोहे को चिपकाना शुरू कर देती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही भैया ये चार्ज जो है, ये चार्ज भी अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो बता देना, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन सराउंड अ चार्ज in which another charge experiences a electrostatic force। the very simple definition। तो मुझे लिखने में ना, लिखने से ज्यादा बोलने में मजा आता है, ठीक है ना। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन सराउंड अ चार्ज ड्यू टू विच another charge experiences a electrostatic force ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। उसके बाद आता है, मतलब एक फील्ड बन गया, ठीक, फील्ड बन चुका है। अभी हम ये देखते हैं ना कि जब चार्ज को उस फील्ड के अंदर लेके जाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आपको मैं बता दूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये लाइनें खींच के ऐसे, ये लाइनें खींच दी, ये क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब बच्चों इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, सपोज दैट इधर कोई चार्ज आ रहा है, Q0 रखा है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो उससे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। मतलब चार्ज पे फोर्स कब लगता है, चार्ज पे फोर्स जब लगता है बच्चों जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, ठीक। अब हमको ये पता है सब, अब हमको ये पता है, मैं क्या बोल रहा हूं, हमको ये पता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा, ठीक। अब सपोज दैट आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास ये नन्ना सा पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे इसके पास आएगा, जैसे जैसे पास आएगा ना बच्चों, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, मतलब जो दूर करने वाला फोर्स है, मतलब हम इसको इधर की तरफ मूव करा रहे हैं यार, इस चार्ज को कुछ वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में, इस चार्ज को मैं इसको टेस्ट चार्ज बोल सकता हूँ, इसको सोर्स चार्ज बोल सकता हूँ, ठीक है। अलग अलग चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये छोटा सा चार्ज है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, क्योंकि हर एक चार्ज अपने सराउंड एक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा फील्ड बनाए, ठीक है, ठीक। फील्ड अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। चलिए, तो बच्चों क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर से फील्ड लाइंस निकालते, क्या निकालते, फील्ड लाइंस, ये ऐसे थे, और ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलती है, ठीक है। अब ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होंगी, तो सेम चार्जेस की फील्ड लाइंस बच्चों एक दूसरे को रिपल करती है, ठीक है। सेम चार्जेस की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल करती है, पॉजिटिव की फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हटती है, तो ये जितना पास आएगा इसको उतना ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आप दो चीज सीख रहे हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगा पा रहे हैं, ठीक है। आपको ये तो बता दिया था मैंने कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है किस जरिए से, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए बच्चों फिर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? असल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे फैली हुई हैं, उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, कहीं सघन है, डेंस है कि रेयरर है, ना दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों पास पास होती है ना, पास पास, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर बहुत हाई फोर्स लगने वाला है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों दूर दूर हो जाती हैं तो मतलब आपको स्पेस मिल गया, आपको मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। पास पास होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि कोई दूसरा चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब मैं आप एक बात, अगर आप यहाँ पे एक बात नोटिस करें कि यहाँ जो रीजन है चार्ज के पास वाला जो ये रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो एक दूसरे के काफी नियर है, और जैसे जैसे दूर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दूर होती चली जाती है, और दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूर होती चली जाएंगी। तो यानी कि चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाता है, और चार्ज के पास आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाता है? इंक्रीज होता चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक। तो बच्चों एक चीज इंट्रोड्यूस करानी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों फॉर्मूला लिखते ही आपको झट से समझ में आ जाएगा, एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों F/Q0, है ना। तो यार अभी आपको हर बार एक नई चीज मिल जाती है कि सर ये Q0 क्या है। यार बस इतना समझ लो, ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है ना। टेस्ट करने के लिए हमने चार्ज मान रखा है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसका यूनिट होता है 1, और ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज, है ना। जैसे बहुत छोटा चार्ज, यूनिट 1 है। 1 का मतलब ये नहीं कि 1 कूलम हो, 1 मिली कूलम हो सकता है, 1 पिको कूलम हो सकता है, 1 नैनो कूलम हो सकता है, यानी कि छोटे से छोटा 10⁻�0, यानी कि इसकी वजह से किसी ओरिजिनल चार्ज के फील्ड पर कोई इफेक्ट ही ना पड़े। ठीक है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, उस फोर्स को ही हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी? कोई भी बना सकते हैं डेफिनेशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। दैट इज वेरी सिंपल। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बच्चा बच्चा जानते हैं, है ना। और चार्ज का भी आपको बताया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों हमेशा अवे होती है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इससे दूर की तरफ होगी, और अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगी। ये दो बातें भी आपको समझ में आए। तो मैं समझता हूँ यार आज के लिए इतना काफी है। अगर फिर मिले तो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग विद अस। बने रहिए हमारे साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।